जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, ये जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, उसमें हम सबों को पार्टिसिपेट करना, तो जो भी मन में आएगा उसको, कोई एकल नहीं है कि हम बोल रहे हैं इसलिए सब सही है और बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये नए तरह का काम है। एक जो हम लोगों के मन में आया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन नहीं सकी। वजह क्या थी सबको मालूम है। और हिंदी एक बृहत्तर हिस्से में बोलने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर, नेट पर जो भाषा देखोगे, इतनी गलतियां उसमें रहती हैं, लगता नहीं है कि हम हिंदी के लोग हैं। और मतलब देख कर भी थोड़ी लज्जा ही आती है कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो मन में ये आया कि क्यों नहीं हिंदी के लिए काम किया जाए, जिसमें हिंदी का व्याकरण से लेकर जो कोर्सेज हैं लगे हुए, जो पाठ्यक्रम लगे हुए हैं हमारे बीए के आधार पर, जो पाठ्यक्रम है मेजर और माइनर करके जो कोर्स है, एमए में जो लगा हुआ है, और फिर नेट में और बीपीएससी में, यूपीएससी में जो कोर्स लगे हुए हैं, तो उससे संबंधित काम किया जाए। तो शुरुआत के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि बीए का जो पाठ्यक्रम है वहां से उठाएं, और क्रमशः, क्योंकि बीए का थोड़ा कम स्टैंडर्ड होता है, एमए में थोड़ा ज्यादा होता है, उससे भी बढ़ता जाता है। तो जब जड़ हमारी मजबूत होगी तो हमारा जो बिल्डिंग होगी वो भी मजबूत होगी। तो बीए के कोर्स हम लोग देखें प्राइमरी रूप से, उसमें क्या क्या है, और दो स्तर पर काम करें। एक तो इसका वीडियो हम लोग बनाए, कोर्सेज का जो वीडियो है। दूसरा ये कि उसको हम लोग किताब के रूप में भी, सम्मिलित लेखकों का जो ये होता है, जरूरी नहीं है कि संपादित एक संपादक मंडल बन जाए, और फिर जो लेख आएंगे उसका भी, और वीडियो में भी एक जो लेखन का जो संपादन अपना होगा ही। तो उसको, कोर्स को हम लोग देख लें, और कोर्स को देख के कौन कौन हिस्सा को ये काम कर सकता है, और कितने मतलब प्रश्न के अंदर ये काम हो सकता है। एवरलास्टिंग स्टोरी नहीं है, आज हम शुरू कर रहे हैं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। समय सीमा होनी चाहिए। वहां एक जो मान लीजिए सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर में क्या चल रहा है, और वो जो चल रहा है, हम कितने टॉपिक में हम इसको पूरा कर सकते हैं। अगर ये हम कर लेते तो फिर उसका बंटवारा भी हम लोग कर लेंगे। सुबह जी जो कि वहाँ ज्यादा लाइव है, पढ़ा रहे हैं बीए के बारे में, इनको ज्यादा ये है, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, नया कोर्स है और कोर्स में किताबें नहीं है, तो बच्चे जैसे तैसे करके सब कुछ चल रहा है। और फिर पूरे बिहार में एक ही कोर्स है, तो अगर आप यहाँ संगठित रूप से काम कर दें तो पूरे बिहार को भी वो फायदा, पूरे बिहार में, पूरे देश में नहीं, पूरे बिहार में राज्यपाल की ओर से जो जारी होता है तो पूरे बिहार में। तो हम लोग अपनी बात से हैं, और जिस काम को में अगर सहमति है तो इसको हम लोग बढ़ाएं, और टाइम फ्रेम बढ़ाएं। मैंने एक बार लास्टिंग स्टोरी नहीं करेंगे। बीए का कितने दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे, 8 सेमेस्टर है तो 8 गुना 16 होगा, कितना है, मेजर माइनर करके 16 पेपर होगा। तो उसका सिलेबस हम लोग देख लें, अंजन आ रहे हैं, सिलेबस हम लोग उसको देख लें, वैसे सिलेबस इनको याद भी होगा, ये कर भी दे सकते हैं, और उसके आधार पर हम लोग बंटवारा कर लें। अगर ये सहमति होती है, लेखन में भी उसका बंटवारा हो जाए कि किसमें हम बढ़िया कर सकते हैं। कि कोई एक आदमी लिखेगा तो फिर एक आदमी प्रेशर में वो कभी अच्छा नहीं होगा। सम्मिलित जो काम होगा, सम्मिलित बुद्धि जो आती है, तो सब अब बड़े हो गए, वैसा फिर तो नहीं कि हम लोग एमए पीएचडी मैंने कर लिए हैं, तुम लोग एमए पीएचडी कर रहे हो, एमए कर चुके पीएचडी कर रहे हो, तो कोई बहुत अंतर नहीं है, एक ही तरह की सब चीजें हो जाती। तो हम लोग वो शुरू करें, सुबह जिससे आग्रह रहेगी वो बताएं सिलेबस के बारे में, और हम लोग बातचीत आगे करें। सेमेस्टर 1 में MJC 1 है,
उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिए और हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका दर्शन जो उसके साथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास है रीति काल तक, और उसके बाद AEC1 है, फिर MGC1 है और MIC1। तो MGC1 के बाद जो है AEC1 का कोर्स और MGC1 का कोर्स जो है सेम है। सेम है। सिलेबस उसका सेम है और उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो हैं डाली गई हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से भी है, भाषा विज्ञान से भी है और कई तरह की चीजें हैं। उसका जो है अलग अलग चैप्टर हम लोग अलग अलग जो लोग सक्षम है जो चैप्टर पढ़ाने में, उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबकी गति सभी विषयों में एक जैसी नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग मेजर से शुरू करते हैं। हाँ, मेजर में वही है सिलेबस। मेजर में सेमेस्टर 1 में क्या है? वही हिंदी साहित्य का इतिहास, कहाँ से कहाँ रीति काल तक, मतलब आरंभ से आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। हाँ नहीं, उसमें शायद साहित्य दर्शन वगैरह। हाँ, शुरू में साहित्य दर्शन। अरे सर, सभी टॉपिक लिखा दी थी तो सबकी नजर में ये टॉपिक रहेंगे। हम लोग बांट लें अपना काम। हाँ, नहीं, अब इसमें कैसे है, दूसरा तीसरा टॉपिक रहेगा नजर में, तो लोग इस पर भी कंसंट्रेट करेंगे ना कि हम पर काम कर सकते, इस पर काम करेगा ना, वही टॉपिक लेगा भी। नहीं तो जबरदस्त थोड़ी है। बातें ये टॉपिक का चुनाव जो है वो अगर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही सब चलता रहे। तो 2-3 काम हम लोग कर सकते हैं। एक संपादक मंडल बनाए, एक संपादक मंडल जी, उसे कैमरा में जो काम करेगा और जो एडिटिंग करेगा, और चौथा जो लेखक, ये 4 काम हम लोग करें। तो संपादक मंडल पहले करिए, लिख लीजिए संपादक मंडल में कौन कौन रहेंगे। दूसरा काम कीजिए कि जो एडिटिंग वाला काम में लगेगा, कि एडिटिंग काम जो है हम आसान काम नहीं होता हम लोगों से, तो नहीं होगा। जो तकनीकी ज्ञान जिसको पास होगा वही ये काम कर सकता है या उसको सिखाया जा सकता है। तो इसमें मंजीत बताएंगे कौन काम कर सकता है। नहीं में से नहीं, कोई जरूरी नहीं है एडिटिंग, ये वीडियो एडिटिंग। हाँ, जो ये तो प्रियव्रत करता है, क्या देवव्रत, क्या नाम, प्रियव्रत। प्रियव्रत भी होगा तैयारी में, विशेष जुड़े हुए बार सुन। प्रियव्रत तो करता है। प्रियव्रत कहाँ गया है? तो तुमको आता है ना? ठीक है, प्रियव्रत को रखिए। अगर स्टैंडर्ड की चीज बनेगी तो सामने पे बोलने से और शिक्षक को भी एनर्जी मिलेगी। 2 तरह का होगा। 2 तरह का होगा। एक तो क्लासरूम जो अकेले में आप करते हैं वो, हाँ, एक क्लासरूम जो बच्चों के साथ करते हैं। ये 2 हो जाएगा। लाइव रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। हाँ, और फिर लाइव जब होगा तो फिर उसमें बच्चे जो है, जैसे कि पढ़ा दिया हम ही ने कोई चीज पढ़ा दी, तो बच्चे उससे संबंधित प्रश्न हमसे कर, हम जवाब देंगे। उसमें तो एडिटिंग होगी ही ना, नहीं होगी ऐसा नहीं है। उसके बाद जो फ्रेश होगा वो पब्लिश किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो कुछ टॉपिक क्लासरूम में होगा, कुछ जो है रूम में जैसे पर्दा लगा के जो करते हैं वो कुछ। अब ये टॉपिक का है, तो टॉपिक में सेमेस्टर 1 में जो टॉपिक है, टॉपिक हम पढ़ दे रहे हैं, और जिसको जो अच्छा लगेगा हम इसमें ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं तो वो अपना टॉपिक बोल देगा, उसके हाथ में वो चला जाएगा। एक आध सप्ताह का समय उसको दिया जाएगा, तो सब मेहनत करके वो
काम करें। तो ये पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि, इतिहास और साहित्य का इतिहास। एक टॉपिक ये हो जाएगा, तब होगा काल विभाजन एवं नामकरण। दोनों अलग अलग है, कर दिया है एक ही में, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब इसके विषय में बोलिएगा तो लोग असहज हो जाएंगे, आपत्ति करेंगे, यही दिक्कत। किसमें? सिलेबस उसको छोड़िए, हमको हाँ बच्चों को हम लोग जो बांटेंगे काल विभाजन एवं नामकरण के अलग को देंगे। विश्लेषण करके और करेंगे कि किताब जैसे टॉपिक लिखेंगे तो विश्लेषण करके करके करेंगे, क्रमशः करेंगे ताकि समझ में आए। हाँ ये हाँ तो बताइए कौन कीजिएगा इसमें? ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ ही देते हैं उसमें। आदिकालीन साहित्य, नामकरण और काल विभाजन, काल निर्धारण। फिर है आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। उसके बाद है आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय, सिद्ध जैन काव्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य। आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। भक्तिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, हिंदी भक्तिकालीन काव्य, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और प्रवृत्तियां, उनके आपसी संबंध और वैशिष्ट्य। रीतिकालीन काव्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं काल निर्धारण। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और उसके महत्वपूर्ण कवि। रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषताएं और प्रवृत्तियां। आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन। जिसको लगेगा कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय दिया जाएगा। अगर आज बन के तैयार हो जाता है तो कल तक में वो डिसीजन हो जाना चाहिए कि हमको ये काम करना है। जो छूट जाएगा फिर हम लोग सोचेंगे, संपादक में अगर छूट जाएगा जिससे नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको अलग से ये सोचेंगे, लेकिन कल तक डिसीजन हो जाए। आज नंबर दीजिए, ग्रुप बनेगा। सर ये MJ1 सीट सब लग रहा था, ये 16 सेमेस्टर। सेमेस्टर 1 में एक पेपर MJC1 हो गया, सेमेस्टर 2 में MJC2 हो गया, सेमेस्टर 3 में MJC3 और सेमेस्टर 3 में 2 पेपर चला है, MJC3 MJC4। फिर 4th सेमेस्टर में 3 पेपर चलेगा, MJC5 MJC6 MJC7। फिर 5th में या 6th में 3 पेपर है। अलग इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में कितना 100 का एग्जाम देंगे? तो फर्स्ट सेमेस्टर में 600 का परीक्षा है, जिसमें कि 100 का MJC होगा, 100 का MSc होगा, 100 का MDC होगा, 100 का EC का होगा, 100 ACC होगा, 100 का BSc है। इसमें नहीं होगा, मतलब नहीं, उसमें हिंदी का नहीं है, वो दूसरा पार्ट है। तो ये जो है कल तक आप लोग बता दीजिए किसमें किसको रुचि होगी। वो रिसर्च वाला काम अपने अपने टॉपिक पर अपना रिसर्च शुरू कर देगा और 4-5 दिन का समय उसको मिलेगा जो अपने पेपर पर वो रिसर्च कर सके। तो भाषा सरल होनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी स्तर का बच्चा पढ़े, चाहे इंटर का भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े, ग्रेजुएशन का भी पढ़े, MA का भी पढ़े, इतिहास तो इतिहास है क्या तो उसको बहुत लाभ हो। तो हमारा मिशन मकसद पूरा। सर ने जो बात कही है उस बात पर गौर कीजिए। ग्रेजुएशन करने के बाद ही कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो सकता है प्रोफेसर को छोड़कर। तो हमारी किताब उस स्टैंडर्ड की न होनी चाहिए। एक टॉपिक है तो इन्होंने क्या कहा, उससे जितने सारे सवाल हो सकते हैं उन सवालों के उत्तर हमारे लेखन में होना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसे सर आप जैसा जिक्र किए सर कि PG को भी लाभ हो, तो काल विभाजन के आधार पर लेखकों का जो विभाजन है सर, उन समकालीन लेखक जो भी हुए हैं सबका एक मतलब एक पैराग्राफ का केवल जीवनी रहे अपनी पुस्तक में तो विशेष लाभ करेगा। और उसके अलावा सर
सबका एक बनाया जाए कि कॉलम बना करके हम लोग लेते हैं सर। जैसे नेट में मैंने तैयारी की थी सर कि कॉलम बना करके और वो कॉलम को ही बिल्कुल चिपकाया जाए अपनी किताब में सर, स्थान दिया जाए। जितने भी हैं सर स्कॉलर, एक भी पूछिए सर किताब वैसे देखे हैं जिसमें एक ही जगह हो लेखक, जो भी है समकालीन लेखक एक जगह हो, है क्या? नहीं है। सब किताब में सब अलग अलग लेखकों ने अलग अलग रखा है। एक जगह ला देंगे तो सबको लाभ मिलेगा। नहीं, आपका कहना सही है, बिल्कुल सही है। जैसे पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रवर रासो साहित्य के बारे में, काव्य के बारे में परंपरा कब से प्रारंभ, उनमें कौन सा रासो काव्य सबसे प्रतिष्ठित हुआ, क्यों हुआ, उसके लेखक कौन, चंद्रवर दाई का पूरा परिचय। नोट वाली जो बात आपने कही है, एक कंप्लीट नोट होना चाहिए। नोट उतना ही होना चाहिए कि जितना कि विद्यार्थी लिखता है, लेखक वाला नोट नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा एवर लास्टिंग, वहां भी एवर लास्टिंग नहीं करना है उसको। तो दो तरह से सोचिए, तो हाँ एक नोट्स के दृष्टि से सोचिए जी, और एक इतिहास लेखन के दृष्टि से सोचिए। एक कह रहा जी सर, कि बच्चों के लिए, बीए के बच्चों के लिए तो जरूरी है, उस दृष्टि से सोचिए। एक स्पेशल उसके लिए बनना चाहिए। दूसरे की इतिहास जो गंभीर अध्येता होंगे उसकी दृष्टि से सोचिए। हाँ, तो मैं अगर उस हिसाब से कीजिएगा तो एक ऑब्जेक्टिव वाला भी पार्ट करना होगा। आपने जो कहा जैसे ये किताब, ये टॉपिक है, इस पे एक देखिए यहाँ दिया है, दोनों टॉपिक मिला के 15 लेक्चर तैयार होता है। मैंने सामान्यतः समझने के लिए 15 लेक्चर में क्लियर होना। इस दोनों 3 टॉपिक है, ये 3 टॉपिक है। इस पे इतना विस्तार तो कि 5 दिन बच्चे पढ़े, मैंने एक टीचर की भाषा में सब खाली इसी को पकड़ के पैटर्न पकड़ लें और सब चीज बारीकी से। हम पूरा इतिहास एक बार में नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ हिंदी इतिहास लेखन की जो दृष्टि है, साहित्य का इतिहास का क्या है, या काल विभाजन नामकरण के साथ क्या क्या समस्या, ये सब तो लिखी हुई चीजें हैं, इसको रीराइट करना है। ऐसा ही जो नोट्स टाइप का, बच्चों को सार्थक लगे पढ़ने के बाद, यही तो ऐसे ही सब पॉइंट वाइज है। देखिए ये है कि काल विभाजन उठाते हैं तो काल विभाजन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जी उसकी भी कल्पना करनी है। ये जो सिलेबस जो चयन करेंगे तो एक डिटेल होगा, जो हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का जो बोलते रहते हैं, एक डिटेल होगा, और दूसरा उसी संबंधित जितने तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वह भी उसको ये करना होगा, तब ये कंप्लीट है। एक जो कंसेप्ट हम अपने मतलब शैक्षणिक जीवन में देखें कि कोई भी अगर एक अवधारणा है, कोई भी एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है, उसको समझाने के लिए 5 से 10 वर्ड लगता है, जिसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन उसको समझाने के लिए काफी है। जैसे ईदगाह की कहानी, अगर अमीना हामिद चिमटा ईदगाह उसको पकड़ लेते हैं तो इसको उठा करके हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन बताए कि पहले हामिद है, अमीना गरीब है, एक नाउन होता है, उसके बाद एक एडजेक्टिव होता है, फिर क्रिया होती है और उसका क्रिया विशेषण होता है। अगर इन सबको अलग किया जाए, नाउन को अलग किया जाए जो मेन नाउन है, तो 5 नाउन मिलते हैं, 4-5 उसका विशेषण मिलता है, कुछ क्रिया मिलती है और कुछ क्रिया। इसको ईआर डायग्रामिंग टेक्निक कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। तो उस कंसेप्ट को यूज करके हम बहुत अच्छा कंटेंट तैयार, हम कई बार पापा के लेक्चर में कोशिश की है, जैसे ट्रायंगल बना करके कुछ 3 वर्ड निकालना, वो 3 वर्ड एक्चुअली अगर हमको पता है और आप भी जब आंसर चेक करते हैं तो वो 3-4 वर्ड ही खोज रहे होते हैं कि लड़का लिखा है कि नहीं सामने वाला, फिर थोड़ी भाषा पे आप उसको मतलब लीनियंसी देते हैं। तो इस तरह से भी करते तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का चीज है वो भी पूरा हो गया, और सब्जेक्टिव टाइप में वो क्रिया आ गई। ऑब्जेक्टिव में नाउन और विशेषण, संज्ञा और विशेषण काम करेगा, और जब सब्जेक्टिव आएगी तो क्रिया और क्रिया विशेषण काम आएगा। बाकी जितने संबंधवाचक और समुच्चय, ये सारे जितने जो 8 प्रकार में जो बाकी 4 प्रकार, वो तो बस सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो अगर ये क्रिया विशेषण, संज्ञा और विशेषण को हम अलग कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार होगा। हर टॉपिक को समझाने के लिए बस एक डायग्राम काफी होगा, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो सकता है। एक सब्जेक्टिव नॉलेज से व्याख्या भी हो गई, व्याख्या तो हम कर ही रहे हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन भी छोड़ रहे हैं, तो दोनों ही चीज एक साथ हो सकती है। ठीक है, पहले जट बनाइए, एक बार आ जाए सामने
लिख करके आ जाए, तो फिर उसको लिख कर आ की नोट्स करके क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, जिससे ज्यादा स्पष्ट होगा, हम लोग भी समझेंगे और बच्चे भी समझ सकें। लेकिन पहले तो एक आ जाए, हम जो समझते हैं उसके अनुसार से आ जाए। सब कॉपी समूह में भेज सकते हैं सर? लिखिए। जैसे ग्रुप बना व्हाट्सएप का, इसमें से कोई एक विषय चयनित हाँ, वो चयन करें, फोटो खींच के भेज देंगे एकदम वो कर। और मैंने आप जो नोट्स तैयार करेंगे उसको मान लिया हम पहुंचाने में असमर्थ नहीं आ सके या सर के घर पर देना है, तो पहले इससे से बेहतर है कि ऐसे सब लोग तो आसपास में है ही नहीं, उसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत लिखिए फोटो खींच के भेजिए। मुझे लगता है आज का ये समाप्त करना चाहिए।